नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है, और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और अपने खास मेहमानों के साथ। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए हैं, सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो जो कि पहले रेट कार्ड होता था, अब इस मामले में सेफ गार्ड है। तो इस पर करेंगे बात। साथ ही इसके बाद हम बात करेंगे कि केरल में जहां पर एक एसएफआई के नेता ने जाली सर्टिफिकेट देकर नौकरी हासिल कर ली, और जब पत्रकार ने खबर छापी तो उसी के खिलाफ मुकदमा कर दिया। कहां हैं आजादी गैंग वाले? इसके साथ हम आज खास चर्चा करने वाले हैं कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से बम धमाकों के बीच नामांकन हो रहा है। वहां पर राज्य चुनाव आयोग अब सर्वदलीय बैठक बुला रहा है। कई सवाल उठ रहे हैं, इस पर आज खास चर्चा होगी। और इसके साथ ही हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विस्तृत आदिवासी समूहों को बुलाकर कहा कि ये घर आपका भी है। तो ये जो जेस्चर है, ये कितना खास है, इस पर भी करेंगे बात। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रोजगार मेला के तहत सरकारी विभागों और संगठनों में चयनित 70,000 और कर्मियों को प्रदान किए नियुक्ति पत्र। कहा, रेट कार्ड नहीं, युवाओं के भविष्य को सेफगार्ड करने का कर रहे हैं काम। परिवारवादी, भाई भतीजावाद और देश के नौजवानों को लूटने वाली पार्टियों का रास्ता है रेट कार्ड। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी के आरोपों पर सरकार का पलटवार। संचार राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने डोर्सी के आरोपों को बताया झूठा। कहा, डोर्सी के समय ट्विटर संविधान का कर रहा था उल्लंघन, गलत सूचनाओं को हथियार बनाने में भी कर रहा था सहायता। डोर्सी के दोहरे रवैये पर भी साधा निशाना। कहा, 2021 में विरोध प्रदर्शनों के दौरान ट्विटर ने चलाई ढेरों गलत सूचनाएं, फर्जी नरसंहार की रिपोर्टें भी चलाई। ट्विटर को भारत में फर्जी सूचनाएं हटाने में थी समस्या, लेकिन अमेरिका में ऐसी घटनाओं पर स्वयं डोर्सी ने की थी कार्रवाई। अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान बिपरजॉय कमजोर होकर अति गंभीर चक्रवाती तूफान में हुआ तब्दील। चक्रवाती के 15 जून तक सौराष्ट्र, कच्छ और पाकिस्तान के तटीय इलाकों में पार करने की संभावना। गुजरात में एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात। चक्रवात के मद्देनजर पश्चिमी रेलवे ने कई ट्रेनें रद्द की। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया और कच्छ के प्रशासक प्रफुल्ल पनसेरिया ने कच्छ में एक उच्च स्तरीय बैठक में हालात का लिया जायजा। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को कच्छ प्रशासन का साथ देने की अपील की। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने चक्रवात बिपरजॉय की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज नई दिल्ली में की बैठक। गुजरात के मुख्यमंत्री और 8 संभावित प्रभावित जिलों के सांसद भी मीटिंग में वर्चुअली हुए शामिल। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में यूक्रेन पर रूस के ताजा हमले में कीव शहर में 5 मंजिला इमारत हुई क्षतिग्रस्त, 3 की मौत, कई घायल। राजधानी कीव पर भी हुआ हवाई हमला। वायु रक्षा प्रणाली ने सभी मिसाइल किए नष्ट। ये थी इस वक्त तक की हेडलाइंस, और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले बात रोजगार मेले में मिले फिर से 70,000 युवाओं को नियुक्तियों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज फिर से रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 70,000 नवनियुक्त कर्मचारियों को दिए नियुक्ति पत्र। और आज का जो ये रोजगार मेला था, इसका देश भर में 43 जगहों पर आयोजन किया गया था। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के साथ साथ राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में भी बड़े पैमाने पर नियुक्तियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री ने 10 लाख नौकरियों की बात कही थी, उसी के तहत ये है। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, आज भारत में निजी और सरकारी क्षेत्र दोनों में ही नौकरियों के निरंतर नए मौके बन रहे हैं। और भर्ती प्रक्रियाओं में आज के दिन पारदर्शिता अपनाई जा रही है, और काफी जल्दी ये प्रक्रिया पूरी की जा रही है, जो कि पहले नहीं होती थी। प्रधानमंत्री ने ये बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकारी नौकरियों में परिवारवादी पार्टियों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया था, लेकिन साल 2014 के बाद ये जो भाई भतीजावाद था, इसे खत्म कर दिया गया है।
किसी राज्य का नाम लिए बगैर पीएम ने कहा कि एक राज्य में तो कैश फॉर जॉब और कट मनी का मामला सामने आ रहा है। जाहिर सी बात है कि बात पश्चिम बंगाल की हो रही थी। साथ ही पीएम ने कहा कि रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन लेने का मामला भी सामने आ चुका है, जबकि आजकल नियुक्तियों में पूरी पारदर्शिता है। रेलवे में नौकरी देने के बदले जमीन, लालू यादव पर आरोप है। नियुक्तियों पर रेट कार्ड बनाम सेफ कार्ड की बात करते हुए पीएम ने कहा कि परिवारवादी पार्टियां युवाओं से पैसे लेती हैं, जबकि आज योग्यता पर नौकरी मिल रही है। देश में कुछ राजनीतिक दलों ने भाषा के आधार पर बांटने का काम किया, लेकिन हमारी सरकार भाषा के जरिए लोगों को रोजगार देने का काम कर रही है। जाहिर सी बात है कि अभी जो क्षेत्रीय भाषाओं में सीएपीएफ की परीक्षा और अन्य परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दी गई, उसका जिक्र प्रधानमंत्री कर रहे थे। और प्रधानमंत्री ने विपक्षी पार्टियों के भ्रष्टाचार पर हमला बोलते हुए कहा कि एक तरफ परिवारवाद, भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार करने वाली और देश के नौजवानों को लूटने वाली पार्टियां हैं। उन पार्टियों का रास्ता रेट कार्ड है, जबकि हमारी सरकार युवाओं के भविष्य को सेफ गार्ड करने का काम कर रही है। सामने दो चीजें साफ है। एक तरफ परिवारवादी वो पार्टियां, भाई भतीजावाद करने वाली वो पार्टियां, भ्रष्टाचार में रोजगार के नाम पर देश के नौजवानों को लूटने वाली पार्टियां, जो रेट कार्ड, हर चीज में रेट कार्ड, हर चीज में कट मनी, उनका रास्ता है रेट कार्ड। जबकि हम युवाओं के उज्जवल भविष्य को सेफ गार्ड करने पर काम कर रहे हैं। रेट कार्ड आपकी काबिलियत को, आपके सामर्थ्य को, आपके सपनों को चूर चूर कर देते हैं। हम आपके सेफ गार्ड में लगे हैं, जो आपके सपनों के लिए जीते हैं, आपके संकल्पों को साकार करने के लिए काम कर रहे हैं। आपकी हर इच्छा आकांक्षा, आपके परिवार की हर इच्छा आकांक्षा, उसको सेफगार्ड करने में हम लगे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकारी नौकरियों में परिवारवादी पार्टियों ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया था, लेकिन साल 2014 के बाद भाई भतीजावाद खत्म हो रहा है और पारदर्शिता भी आ रही है। हम सभी ने देखा है कि कैसे हमारे देश में परिवारवादी पॉलिटिकल पार्टियों ने हर व्यवस्था में भाई भतीजावाद को बढ़ावा दिया। जब सरकारी नौकरी की बात आती थी तो उसमें ये परिवारवादी पार्टियां भाई भतीजावाद, सिफारिश और भ्रष्टाचार को ही बढ़ावा देती थी। इन परिवारवादी पार्टियों ने देश के करोड़ों युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद अब भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता भी आई है और भाई भतीजावाद भी खत्म हो रहा है। तो प्रधानमंत्री ने ये नियुक्ति पत्र दिए और पंजाब के जालंधर में भी बड़ी संख्या में युवाओं ने रोजगार मेले में हिस्सा लिया। आइए देखते हैं कि रोजगार मेले में नियुक्ति पत्र पाए हुए युवाओं की इस मौके पर क्या प्रतिक्रिया रही। सत श्री अकाल, मेरा नाम गुरलीन कौर है तो मैं लुधियाने शहर तो आई हाँ। तो अज मैनू इत्थे अपॉइंटमेंट लैटर मिले यूको बैंक क्लैरिकल पोस्ट के लिए। तो मैं बहुत खुश हाँ कि मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी तो मैनू फिजिकली अपॉइंटमेंट लैटर मिले। बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी सीगी। आई एम सेलेक्टेड एज अ जूनियर एसोसिएट इन SBI। तहे दिल से थैंक यू करना चाहती हूँ मोदी जी का, क्योंकि उन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी हम लोगों को कि हमें फाइनली सिलेक्शन मिल गया और जॉब मिल गई। Today we joined here for Rozgar Mela and I have joined as a junior associate in SBI, and I really like to thank our Prime Minister Narendra Modi ji for providing us this opportunity to be a part of this wonderful organization. मैं हरसिमरन सिंह कुरुक्षेत्र तो आया होया। इत्थे अज सानू SBI जूनियर एसोसीएट दे तौर ते नौकरी मिली है, जिस लिए असी मोदी जी दे बहुत धन्नवाद आ।
ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। मेरा नाम चांदनी है, मैं राहों रोड नवा शहर से आई हूँ। मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने हमें ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया और ये लेने का मौका दिया। एज अ बैंकर मैं अपनी सर्विस इस बैंक में देना चाहती हूँ। तो सुधाकर दास हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ। सुधाकर, जिस तरह से रेट कार्ड वर्सेस सेफ गार्ड प्रधानमंत्री ने आज खास तौर पर जिक्र किया, हवाला दिया, कैश फॉर जॉब, कट मनी, रेलवे में नौकरी के बदले जमीन, प्रधानमंत्री ने बिल्कुल ये साफ किया युवाओं को कि अब आपको सिर्फ अपनी योग्यता के आधार पर नियुक्तियां दी जा रही हैं। सुधाकर। बिल्कुल लालचंद, और देखिए बीते कई वर्षों से चल रहा है, अभी भी हम जानते हैं कि कुछ राज्यों में इसी तरह की स्थिति है जहां अभी भी जॉब्स के लिए रेट कार्ड बने हुए हैं। तो आज ये स्थिति है और उसी तरह एक ऐसी सरकार है जो न सिर्फ पारदर्शी तरीके से नियुक्तियां कर रही है बल्कि रिकॉर्ड संख्या में ये नियुक्तियां हुई हैं। आप उस वक्त को भी याद कीजिए जब एग्जाम लेने में ही महीनों का वक्त निकल जाता था, फिर रिजल्ट के लिए जो है वर्षों इंतजार, फिर नियुक्ति पाते पाते तो आधी उम्र निकल जाती थी लोगों की, उसके बाद भी कोर्ट केसेस और अन्य लफड़े। तो देखिए उस वक्त की तुलना इस वक्त से अगर की जाए तो जो एक मिशन मोड में जो काम चल रहा है उसके नतीजे आज दिख रहे हैं। आप देखिए अक्टूबर से शुरू हुआ था, आज छठा संस्करण था और आज की अगर संख्या मिला ले तो 4,29,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार नियुक्ति पत्र मिल चुका है। अब ये रिकॉर्ड एक तरह से बीते 7-8 महीनों में जो कुछ हुआ है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन के दौर से जो भारत गुजर रहा है बीते 8-9 वर्षों में, उसका एक प्रतीक है। तो प्रतीक इस बात का भी है कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो भ्रष्टाचार को दूर करते हुए, पारदर्शिता के साथ काम करते हुए इस तरह का एक तरह से मिसाल कायम की जा सकती है। लालचंद जी बिल्कुल। और सुधाकर, खास तौर पर अगर बात किया जाए, प्रधानमंत्री ने 10 लाख नौकरियों की बात कही थी और जिसमें आप बता रहे हैं कि करीब 4.5 लाख के आसपास हो चुकी हैं, बाकी नौकरियां भी जल्दी ही प्रदान की जाएंगी। बिल्कुल, देखिए, और क्योंकि समय लगने की गुंजाइश इसलिए भी नहीं है लालचंद, क्योंकि अब सब कुछ ऑनलाइन तरीके से, आपको फॉर्म ऑनलाइन भरना है, ऑनलाइन वेरिफिकेशन होता है, ऑनलाइन एग्जाम होता है, ऑनलाइन उसके रिजल्ट भी आते हैं। अब आज जूनियर पदों में इंटरव्यू की प्रथा खत्म हो चुकी है। तो अगर एक कमिटमेंट है, एक इच्छा शक्ति है, तो उस रिजल्ट के बाद आपको सिर्फ नियुक्ति पत्र ही तो देना है, तो उसमें किसी बात की देरी क्यों गुंजाइश होगी। तो जो प्रक्रिया 1.5-2 वर्षों में पूरी होती थी, आज 6 से 8 महीने में पूरी हो रही है। तो उस कमिटमेंट का जो एक परिणाम दिखा है, अभी जो 4.25 लाख 4.5 लाख नौकरियां दी गई है, तो निश्चित तौर पर इस साल के अंत तक जो 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य है, उस टारगेट पर सरकार तेजी से आगे बढ़े। लेकिन ये एक उत्प्रेरक का भी काम कर रही है कई राज्यों की सरकारों के लिए भी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर इस खबर पर जुड़ने के लिए। हमारे साथ सुधाकर दास जुड़े थे। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि केरल में क्या कुछ हो रहा है और कहां है आजादी गैंग। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। योग कर रहे हैं ना, ये भी दुनिया को इंडिया ने दिया है। वाओ पापा। और बेटा, योग से हमें 0 कॉस्ट पे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। पापा फिर तो मैं रोज योग करूंगी। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक IIT, थिंक विद्या मंदिर। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब बारी आ गई है उस खबर की जो केरल से आई है कि वहां पर किस तरह से जाली नियुक्ति और फिर दूसरे के ऊपर ही FIR, पत्रकार के ऊपर ही।
तो केरल की वामपंथी सरकार की शुचिता और सुशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का ताजा मामला आया है। एसएफआई के लीडर को जाली सर्टिफिकेट देकर कॉलेज में नौकरी देने पर सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं। खास बात यह है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के झंडाबरदार वामपंथी बुद्धिजीवी खामोश हैं। स्थानीय पुलिस ने एशियानेट के पत्रकार की खबर पर एफआईआर दर्ज करा दी, लेकिन मीडिया की आजादी पर यहां कोई सवाल नहीं उठा रहा। दरअसल केरल के महाविद्यालय में प्रोफेसर का पद हासिल करने के लिए फर्जी प्रमाण पत्र देकर एसएफआई लीडर विद्या ने नौकरी हासिल कर ली थी, लेकिन जब पत्रकार ने इस खबर को ब्रेक किया तो उसी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करा लिया गया। तो ये वहां पर आजादी है, लेकिन उस पर कोई बोलने वाला जो उसके ठेकेदार बनते हैं वो नहीं है। विश्वविद्यालय के राजनीतिकरण पर गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान ने कई बार सवाल उठाया तो वामपंथी सरकार ने शिक्षण संस्थानों के भगवाकरण का उल्टा आरोप लगा दिया, लेकिन अपने कैडर को वीसी प्रोफेसर बनवाने वाले प्रबुद्ध लोगों में खामोशी होती है। और राहुल गांधी तो केरल से सांसद थे, अब तो नहीं है, लेकिन मीडिया की आजादी और संस्थानों के राजनीतिकरण पर कभी सवाल नहीं उठाया। आज जब विभिन्न छात्र संगठनों ने एसएफआई के खिलाफ मोर्चा खोला है तो कांग्रेस समर्थन में निकली है, लेकिन बड़ा सवाल यह कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के झंडाबरदारों की शिकायत सिर्फ एक पार्टी को लेकर क्यों होती है, क्यों यह दोहरा रवैया है, और इस पर केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। ഫ്രീഡം ഓഫ് സ്പീച്ച് സഡൻലി ബിക്കംസ് എ മാർക്സിയൻ കോൺസെപ്റ്റ് അവർ മറക്കുന്നു. ആ ഹിപ്പോക്രസി താങ്കൾ ഒന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എക്സ്പോസ് ചെയ്യൂ. ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് സർട്ടൻലി Marxism and certainly CPM government in Kerala is built on a edifice of hypocrisy and lies. सीधे जुड़ते हैं हम पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के केरल के प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर जी के साथ। बहुत बहुत स्वागत सर डीडी न्यूज पर आपका। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। आपसे खास तौर पर हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये मामला सामने आया है, खबर ब्रेक करने वाले पत्रकार के ऊपर ही मुकदमा, और कहां पर है वो गैंग जो कि मोमबत्ती लेकर के निकलते हैं छोटे छोटे मुद्दों पर। इस प्रकरण में 2 केसेस है और 2 मुद्दे हैं। जैसा आपने बताया, एसएफआई की एक नेता विद्या फर्जी प्रमाण पत्र लेकर ठीक वो प्रोफेसर के जॉब में फैकल्टी के रूप में लग गई। 1 साल का उन्होंने एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट दिया जी, जो झूठा है, यह आरोप है जी। और आरोप की कोई छानबीन नहीं, आरोप की कोई जांच नहीं, लेकिन जिसके जानकारी के आधार पर मीडिया ने ये खबर दिखाई उसी के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो ये, और राहुल गांधी को तो मेरा प्रश्न है और बाकी भी अरे आए दिन मीडिया फ्रीडम का बोलते, पहले तो मीडिया फ्रीडम का गला आपने ही घोटा था 75 में, वही मानसिकता आपकी कायम है जी। भी सवाल सीपीएम को नहीं पूछते, बताइए आप सीपीएम के खिलाफ है या कलकत्ता, केरल और बंगाल और त्रिपुरा जैसे दोस्त है। ये हुआ एक मसला जी। उसी कॉलेज से संबंधित दूसरा मामला है, वो भी एसएफआई का छात्र नेता है, आश्रो करके नाम है उसका। अच्छा। और लोग बता रहे हैं कि उसने परीक्षा दी ही नहीं, लेकिन परीक्षा का अटेंडेंस लग गया और तो अगर ये आरोप है तो ये गंभीर आरोप है और इन आरोपों की जांच होनी चाहिए। लेकिन सरकार और यूनिवर्सिटी जांच नहीं कर रही है, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। यूजीसी भी है, ठीक है, राज्यपाल भी है, बाकी बहुत सारी संस्थाएं हैं जहां से ये न्याय की लड़ाई लड़ी जाएगी। और ये तीनों बातें जो है, मीडिया फ्रीडम का आघात एक बात है, लेकिन रेगुलर फ्रॉड बाय एसएफआई, और यही एसएफआई की नियत है। पहले भी मुख्यमंत्री के सचिव रहे राकेश जी के पत्नी के बारे में सारे आरोप और सारी जांच पड़ताल हुई है। तो यही आज वास्तविकता है केरल की कि वो बोलते एक है, करते एक है। ठीक है, ये पाखंड बल है उनका और इसके खिलाफ हम लड़ेंगे। मैंने हमारे पार्टी के लोगों को कहा है, उन्होंने इशू पिछले सप्ताह ही उठाया, लेकिन अभी यूजीसी में भी जाएंगे, बाकी जगह भी जाएंगे। तो ये न्याय
लेकर रहेंगे। ठीक है, और इसमें मीडिया को हाँ। इस तरह जो करते हैं तो प्रेस काउंसिल में भी जाएंगे। वही मैं कह रहा था कि इसमें एक पत्रकार के ऊपर भी उल्टा मुकदमा दर्ज करा दिया गया है, तो उसकी आजादी को लेकर के भी जो लोग लड़ते हैं उनके वो नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को भी वहां पर उठाएगी? नहीं, बिल्कुल उठाएंगे। प्रेस काउंसिल से सभी जो प्लेटफॉर्म उपलब्ध है वहां सब करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई लोकतंत्र बचाने की है, ये लड़ाई पाखंडवाद को समाप्त करने की है, ये लड़ाई अवसरवाद की राजनीति को खत्म करने का मौका है। ये केरल में कुश्ती करते हैं कांग्रेस और कम्युनिस्ट, और बंगाल में और त्रिपुरा में दोस्ती करते हैं। ठीक सर, यही उनका पाखंडम बाहर लाएंगे। ठीक सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर जुड़ने के लिए डीडी न्यूज से। और इस वक्त की बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने चक्रवात बिपरजॉय की स्थिति पर समीक्षा बैठक की है। तो चक्रवात बिपरजॉय से निपटने की तैयारियों पर गृह मंत्री अमित शाह ने, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह बैठक की है। स्थिति पर समीक्षा बैठक की किस तरह से तैयारियां हैं इससे निपटने को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह बैठक की है। कल भी प्रधानमंत्री ने इस बारे में एक बैठक की थी और आज गृह मंत्री अमित शाह ने यह बैठक की है। तो केंद्र सरकार पूरी तरह से मुस्तैद है इस बिपरजॉय से निपटने की तैयारियों को लेकर। सुधाकर दास हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं। सुधाकर, कल भी प्रधानमंत्री ने बैठक की थी और आज गृह मंत्री ने यह समीक्षा बैठक की है, किन किन बातों पर खास तौर पर इसमें जिक्र किया गया और कौन कौन प्रमुख अधिकारियों ने इसमें हिस्सा लिया है? देखिए लालचंद, इस बैठक में गृह मंत्री के अलावा हम तस्वीरों में देख सकते हैं केंद्रीय गृह सचिव, एनडीएमए के सदस्य, एनडीआरएफ के सीनियर ऑफिसर्स मौजूद है। लेकिन मुख्य तौर पर यह बैठक गृह मंत्री इस वक्त जो गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं उनके साथ ये समीक्षा बैठक वो कर रहे हैं। इस बैठक में जो तटीय 8 राज्य हैं, सौराष्ट्र और कच्छ के, जहां चक्रवाती तूफान से प्रभाव की आशंका है, उन 8 जिलों के सांसद भी वर्चुअली जुड़े हुए हैं। तो उनके साथ ये बैठक हो रही है और किस तरह से जो पूरी स्थिति से निपटने की तैयारी है उसका आकलन किया जा रहा है। हम जानते हैं कि जो इवैक्यूएशन प्रोसेस है लगभग पूर्ण होने के कगार पर है। खासतौर से जो वनरेबल इलाके थे, गांव थे, कस्बे थे, उनकी पहचान कर ली गई थी और उनको पहले ही खाली करने के निर्देश जारी किए गए थे। तो वो उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है, वो लगभग अंतिम चरण में है। इसके अलावा हम जानते हैं कि एनडीआरएफ की जो 15 टीम है, उसके अलावा एसडीआरएफ की भी टीम जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस पर है ऑलरेडी तैनात कर दी जा चुकी है। 15 और एनडीआरएफ की टीम स्टैंड बाई की अवस्था पर है। नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, इंडियन कोस्ट गार्ड हो, उनकी भी डिफरेंट टीम्स को खासतौर से जिनकी महारत राहत और बचाव कार्यों में है, बोट्स के साथ, उनको भी डिफरेंट लोकेशंस पर रखा गया। तो एक पूरी तैयारी प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर इस चक्रवाती तूफान से निपटने की। हम जानते हैं कि आशंका ये है कि ये जो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म में बदलेगा, जब ये टकराएगा, तट से टकराएगा कराची और मांडवी के बीच, उस वक्त और 145 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती है, जो कच्चे घरों के साथ साथ पेड़, जो कुछ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मसलन ट्रांसमिशन लाइन, कम्युनिकेशन लाइन, उनको नुकसान पहुंचा सकती है। तो ऐसे में न सिर्फ लोगों का बचाव हो, बल्कि अगर नुकसान होता भी है तो तुरंत रिस्टोरेशन प्रोसेस शुरू किया जा सके, उसके लिए जो इंतजाम किए गए हैं तो उसकी एक तरह से ओवरऑल समीक्षा की जाएगी, खासतौर से पीएम मोदी के जो दिशा निर्देश मिले उन दिशा निर्देशों के मुताबिक। बिल्कुल। और इस बैठक में जो गृह मंत्री अमित शाह ने की है, इस बैठक में भी क्या कुछ खास जो निर्देश हैं वो दिए जाने की खबर है? सुधाकर, देखिए लालचंद, अभी कुछ देर पहले ही ये बैठक शुरू हुई है। ताजा जानकारी के मुताबिक कह सकते हैं कि अभी भी ये बैठक चल रही है और राज्य सरकार की तरफ से गृह मंत्री को प्रेजेंटेशन भी दिया गया है, जानकारी भी दी गई है कि उन्होंने किस तरह से शेल्टर होम्स वगैरह के लिए व्यवस्थाएं की हैं। पीएम मोदी का एक निर्देश था कि कोशिश ये रहे कि जान माल की, किसी भी व्यक्ति की जानहानि ना हो, तो साथ ही साथ पशुधन को भी बचाने की कोशिश की जाए। तो उन उपायों पर क्या कुछ किया गया है, ऑलरेडी जो केंद्र की तरफ से जो 24/7 में कंट्रोल रूम काम कर रहा है, तो वो
कोऑर्डिनेशन डिफरेंट एजेंसीज के बीच किस तरह से चल रहा है, तो वो तमाम चीजें, और निश्चित तौर पर बैठक खत्म होने के बाद और भी जानकारी सामने आएगी कि क्या निर्देश गृह मंत्री की तरफ से दिए गए और ये जानकारी हम आपसे जरूर लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस समय मध्य प्रदेश के राजगढ़ में किसान कल्याण महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री संबोधित कर रहे हैं, सीधे लिए चलते हैं आपको इस संबोधन में। उसको अमल में लाया है, जो किया है उसी की चर्चा आप लोगों के सामने की है, इसलिए आप लोगों के द्वारा अपने मुख्यमंत्री का भी दोनों हाथ उठाकर अभिनंदन किया जाना चाहिए, उनका स्वागत किया जाना चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, कृषि कल्याण यह हमारी प्राथमिकता है और पिछले 9 सालों में एक और करिश्माई काम शिवराज सिंह जी आपने किया है। एक और काम किया है आपने कि पिछले 9 सालों में लगभग जो 25,000 करोड़ रुपए का बजट होता था उसको बढ़ाकर 1,25,000 हमारी केंद्र की सरकार ने इस काम को किया है। 25,000 करोड़ से बढ़ाकर उसे 2022-23 में 1,25,000 करोड़ करने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। मेरे बहनों भाइयों, वैसे ही हमारे शिवराज सिंह जी ने भी मध्य प्रदेश में भी बजट आज के 15 साल पहले किसानों के लिए, खेती बाड़ी के लिए जो हुआ करता था उसको भी काफी बढ़ाने का काम किया है। और आज केंद्र में भी हमारी सरकार जो काम कर रही है, मेरे बहनों भाइयों, आज देश में अनाज उत्पादन बढ़कर 315 लाख मीट्रिक टन हो गया है। दुग्ध उत्पादन में भी हम दुनिया में नंबर 1 हो गए हैं। गेहूं, चावल, चाय, फल सब्जी, चीनी और मछली के उत्पादन में यह भारत दुनिया में नंबर 2 के स्थान पर पहुंच गया है, जो पहले 4थे, 5वें और 6ठे स्थान पर रहा करता था। और आपको जानकर खुशी होगी कि आप जो भी अन्न पैदा करते हैं मेरे बहनों भाइयों, वह अन्न, उसकी खपत केवल देशवासियों के बीच ही नहीं होती है, बल्कि हम अन्न जो पैदा आप करते हैं, हम दुनिया के दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। दुनिया के दूसरे देशों के लोगों का भी पेट भरने का काम कर रहे हैं। यह करिश्माई काम हमारी सरकार के रहते हुए हुआ है। और यही कारण है कि हमारा भारत जिस समय 2014 में मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, अर्थव्यवस्था के आकार यानी धन दौलत के मामले में जो हमारा भारत दुनिया के 10वें 11वें स्थान पर खड़ा था, आज आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है। बहनों भाइयों, आज हमारा भारत 10वें 11वें स्थान से जंप लेकर मोदी जी के नेतृत्व में आज 5वें स्थान पर पहुंच चुका है। और आज आपको मैं यकीन दिलाकर जाना चाहता हूं, वह दिन दूर नहीं है कि 2027 आते आते यानी आज के 4 साल के अंदर हमारा यह भारत दुनिया के टॉप 3 यानी दुनिया के टॉप 3 देशों की कतार में आकर खड़ा हो जाएगा। अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में हमारा भारत इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। गांवों में सड़कों का निर्माण कितनी तेजी के साथ हो रहा है। 3.5 लाख करोड़, 3,50,000 करोड़ ग्रामीण पक्की सड़कों का निर्माण हुआ है। आपने यहां पर कांग्रेस की हुकूमत भी देखी है। जब कांग्रेस की हुकूमत थी उस समय गांवों में सड़कों की क्या हालत थी, और हमारे शिवराज जी की हुकूमत आने के बाद गांवों में सड़कों की क्या हालत है। सीधा प्रसारण आप मध्य प्रदेश के राजगढ़ से देख रहे थे, जहां किसान कल्याण महाकुंभ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित कर रहे थे। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा की पश्चिम बंगाल में जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर क्या सवाल उठ रहे हैं। योग कर रहे हैं ना, ये भी दुनिया को इंडिया ने दिया है। वाह पापा। और बेटा, योग से हमें 0 कॉस्ट पे हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलता है। पापा फिर तो मैं रोज योग करूंगी। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्।
समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम। उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। स्वागत है। ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और हम आपको फिर से लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के राजगढ़ में किसान कल्याण महाकुंभ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संबोधन में। ऐसे हालात अभी नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कुछ सब्जी की दुकानें यहां पर भी होंगी, यहां पर भी कुछ दूध की दुकानें होंगी। आप वहां पर जाइए और कोई सामान खरीदिए, और मोबाइल के माध्यम से आप चाहें तो अपना पैसा यानी अपने सामान की, अपने दूध की कीमत सीधे ट्रांसफर कर सकते हैं। यह करिश्मा हुआ है। माताओं बहनों के प्रति हमारी सरकार कितनी संवेदनशील है बताने की आवश्यकता नहीं है। उसको जहां गैस सिलेंडर देकर माताओं बहनों को, करोड़ों शौचालय गरीब परिवारों के पास, पहले शौचालय नहीं हुआ करते थे, करोड़ों शौचालय इस देश में बनकर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तैयार हुआ है। और उस काम को प्रभावी तरीके से यहां पर लागू करने का काम किसी ने किया है तो आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। मेरे बहनों भाइयों, ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं, कितनी योजनाओं की मैं चर्चा करूं। और आज माताओं बहनों की इतनी बड़ी संख्या अपने आंखों सामने देख रहा हूं। पहले कहा जाता था लड़कियां अब सेना में भर्ती नहीं हो सकती हैं, सेना के अधिकारी नहीं बन सकती हैं। बहनों भाइयों, मोदी जी के नेतृत्व में अब यह हम लोगों ने फैसला कर लिया है कि हमारी अब बेटियां भी अब सेना में भर्ती हो जाएंगी, उसका नेतृत्व करेंगी, वह अधिकारी बन सकती हैं। और बड़ी संख्या में ऐसी बहनें आ रही हैं। एक महिला अफसर सियाचिन, जो सबसे ऊंची चोटी है, वहां पर तैनात है। और एक हमारी महिला नौसेना की वारशिप या युद्धपोत है, जो युद्ध लड़ने का काम करता है, उस पर भी तैयार है। यानी हिंद महासागर की गहराई से लेकर सियाचिन की ऊंचाई तक अब हमारी माताएं बहनें तैनात हो रही हैं। यानी महिलाओं का सशक्तिकरण इतनी तेजी के साथ हुआ है। और बहनों भाइयों, महिलाओं के दृष्टि से देखा जाए तो मैं यह मानता हूं, नए भारत के निर्माण में केवल पुरुषों की ही भूमिका नहीं है, बल्कि नए भारत के निर्माण में हमारे माताओं और बहनों की भी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। और मैं कह सकता हूं, पहली बार इस हकीकत को समझते हुए और इन सब सारी चीजों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। बहनों भाइयों, इसलिए उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और आज मैं कहना चाहता हूं, गांव गरीब किसान, झुग्गी झोपड़ी का इंसान, बेरोजगार नौजवान, महिलाओं का सम्मान और भारत का उत्थान, यही हमारी पार्टी की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। बहनों भाइयों, और इसी को लक्ष्य बनाकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, 60 वर्षों तक इस हिंदुस्तान में उन्होंने हुकूमत की है। क्या किया है? उनके 60 वर्षों के कार्यकाल को उठाकर कोई देख ले, और हम लोगों के केवल 10 साल 9 साल अभी केंद्र में हुए हैं, और यहां पर लगभग 16-17 साल मध्य प्रदेश में हो गए हैं। उठाकर यह देख ले, जमीन आसमान का अंतर आपको देखने को मिलेगा। पिछला जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में कांग्रेस ने साल सवा साल के लिए कमलनाथ जी के नेतृत्व में अपनी सरकार बनाई थी। बहुत सारे वादे किए थे सरकार बनाने के पहले। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस ने अपने वादों को पूरा किया है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नहीं पूरा किया है? जरा हाथ उठाकर मेरे बहनों भाइयों बतलाइए कि पूरा किया है कि नहीं पूरा किया है। ये लोग बराबर वादे करते हैं, लेकिन वादों को कभी ये पूरा नहीं करते हैं। अब फिर से 5 गारंटी मध्य प्रदेश की जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए कांग्रेस के द्वारा दी जा रही है। 5 गारंटी। अरे आपने पहली गारंटी तो पूरी नहीं की। कर्ज के ब्याज को माफ करने का काम क्या वादा किया था, उसे पूरा ही नहीं किया। और मैं तो कहना चाहता हूं शिवराज जी, मैं भारत सरकार का कृषि मंत्री रहा हूं, और मैं जानता हूं कि आपने मुझे आमंत्रित किया था
और उस कार्यक्रम में जब सारे देश भर में आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के समय ब्याज दर खेती पर, खेती की चीजों पर जहां केवल 8.5% हुआ करती थी, उसके पहले कांग्रेस के हुकूमत में 16% से लेकर 18% हुआ करती थी। लेकिन शिवराज जी ने मुझसे कहा कि भाई साहब, मैं चाहता हूं कि हमारे मध्य प्रदेश में हमारा किसान खेती बाड़ी के लिए यदि कर्ज लेना चाहता है तो 4% से अधिक उसको ब्याज न देना पड़े। बहनों भाइयों, ये उस समय मैं भी कल्पना नहीं करता था। और उस कार्यक्रम में, जैसे इस कार्यक्रम में उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है, वैसे ही उन्होंने आमंत्रित किया था और शिवराज जी ने 4% की घोषणा कर दी। और बाद में मैंने देखा शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा ही नहीं की बल्कि उस पर अमल भी कर डाला कि अब हमारे मध्य प्रदेश के किसानों को 0% ब्याज दर पर, यानी बिना ब्याज दर पर जो है कर्ज मुहैया कराया जाएगा। यह सब करिश्माई काम उन्होंने किए हैं। मेरे बहनों भाइयों, मेरा यह कहना है, कांग्रेस के दोस्तों से बहुत दिनों तक लोगों की आंखों में आपने धूल झोंका है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक सिद्धांत है और उसकी हकीकत को समझना चाहिए। बहनों भाइयों, कि हम राजनीति करते हैं तो केवल सरकार बनाने के लिए राजनीति नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं, देश बनाने के लिए हम राजनीति करते हैं। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। अब मौसमी हिंदू कुछ लोग बन गए हैं कांग्रेस में, मौसमी हिंदू। अब नर्मदा जी की जाकर आरती की जा रही है किसी कार्यक्रम के पहले नर्मदा जी आपको क्यों नहीं याद आई? अब नर्मदा जी क्यों आ रही हैं? लाइव एंटिटी यदि घोषित करने का काम नर्मदा जी को किसी ने किया है तो आपके लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किया है। बहनों भाइयों, शिवराज सिंह चौहान ने। यह जीवंत, यह नर्मदा हमारी जीवंत है। जो नर्मदा जी के शरण में जाएगा, नर्मदा जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। लेकिन नर्मदा जी के शरण में जाने के लिए दिल खोल कर उनसे याचना करनी चाहिए, दिल खोल कर प्रार्थना करनी चाहिए, उसी को नर्मदा जी पूरा करेंगे। अब हनुमान जी का गदा लेकर अपनी मीटिंग कर रहे हैं, अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। पहले राम और हनुमान का नाम लेते ही लगता था कि इनके ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है, आंख बचाते थे राम और हनुमान का नाम लेते हुए। क्यों ऐसा होता था? आपको याद है जबकि अयोध्या की धरती पर रामलला का भव्य मंदिर बनाने का संकल्प हम लोगों ने लिया था, उस समय कांग्रेस की क्या भूमिका थी? बहनों भाइयों, इसी कांग्रेस ने उसका हम लोगों का विरोध किया था। 4 सरकारें हम लोगों को गंवानी पड़ी थी और मध्य प्रदेश की सरकार भी, शायद सुंदरलाल जी पटवा उस समय मुख्यमंत्री थे, उनकी भी सरकार को भंग करने का काम कांग्रेस ने किया था। और ये कांग्रेस के लोग आज है हनुमान जी का गदा लेकर मध्य प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए आप सबके बीच आए हैं। मेरे बहनों भाइयों, लेकिन आप हकीकत समझना, हम लोगों ने कहा था हम आएंगे तो अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। लोग कहते थे अरे भाई 20 वर्षों से बराबर आप अपने घोषणा पत्र में यही बातें कहते आ रहे हैं, रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। बहनों भाइयों, जो कहा था समय जरूर लगा है, लेकिन अब प्रत्यक्ष अपनी आंखों के सामने से जाकर देख सकते हैं कि भव्य राम का मंदिर बनकर काफी हद तक तैयार हो गया है। और मुझे जानकारी मिली है कि 22 जनवरी को अब वहां पर रामलला स्थापित होंगे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ से ये सीधा प्रसारण देख रहे थे और इस वक्त हम आपको सीधे लिए चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। That Indian economy is not only driving its own growth potential, but at present catalyzing the growth of the world economy. That's very important that we should understand. And this is not only a mere statement, but it is supported by several data जो पिछले एक सप्ताह 15 दिन के अंदर रिलीज हुए हैं। इन्फ्लेशन फिगर कल आई थी। इन्फ्लेशन जो वर्ल्ड की बिगेस्ट इकोनॉमीज को दिक्कत कर रहा है, वह इन्फ्लेशन फिगर, रिटेल इन्फ्लेशन 4.25% से है। आरबीआई का टारगेट है 4% ±2। आज महंगाई की दर कल फिगर आई है 4.25%। और फूड इन्फ्लेशन जो कि आम आदमी के लिए बहुत ही दिक्कत करता है, वह गिर के 3.84% से 2.91% पे हो गया है।
उसके पहले एनएसएसओ का डेटा आया था, इन्फ्लेशन तो एक डेटा है, उसके पहले एनएसएसओ का डेटा आया था जिसमें जीडीपी ग्रोथ रेट को 7.2% का इस साल के लिए कहा था। और यह उस वक्त की स्थिति है जब ग्लोबल हेडविंड्स, जो कहते हैं इकोनॉमी को ग्लोबली रेस्ट्रेन कर रही है, रोक रही है, ग्लोबल इकोनॉमी में रिसेशन है, उस वक्त एनएसएसओ का डेटा आया कि इंडियन इकोनॉमी ग्रोथ रेट हैज क्रॉस 7%। और उसके पहले कई लोग इस बात में आशंकित थे कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 7% से नीचे आ जाएगी। और यही नहीं, फोर्थ क्वार्टर की Q4 की जो ग्रोथ रेट है जीडीपी ईयर ऑन ईयर वो 6.1% है। यानी फोर्थ क्वार्टर में पिछले साल के अनुसार ग्रोथ जो पिछले साल अराउंड 4% थी फोर्थ क्वार्टर में, वो बढ़ के 6.1% है। और यह जो इसके पहले एक नरेशन चलाया था, कई नेगेटिव नरेशन चलाने में माहिर लोग, वो कह रहे थे कि पेंट अप डिमांड है, कोविड के बाद अचानक जो डिमांड एक्यूमुलेट हो गई थी कोविड के दौरान, उसके कारण जो इससे पहले थर्ड क्वार्टर वगैरह में ग्रोथ आई थी, उस थ्योरी को भी पंक्चर करता है कि फोर्थ क्वार्टर की ग्रोथ कोविड के पेंट अप डिमांड के नैरेटिव के कारण थर्ड क्वार्टर में बढ़ी थी, ऐसी बात नहीं है। जीएसटी कलेक्शन सबसे महत्वपूर्ण है। वो अप्रैल महीने का जो जीएसटी कलेक्शन है वह 1,87,000 करोड़ है। यह कोविड और उसके पहले के टाइम मात्र 7,000 करोड़ पर मंथ के हिसाब से कम हो गया था, वह बढ़ के 1,87,000 करोड़ हो गया। और यह तब है जब आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी कि जो एवरेज जीएसटी रेट है, एवरेज जीएसटी रेट जो है 11.6% है। हमने वो समय भी देखा जब इनडायरेक्ट टैक्स 25 से 30% हर आदमी को लगता था, चाहे पेंसिल खरीदो, चाहे पेन खरीदो, बच्चा खरीदे, बूढ़ा खरीदे। एवरेज इनडायरेक्ट टैक्स का रिजीम हमने देखा है 60 साल में, जो 25% था, वो आरबीआई रिपोर्ट करता है नेट एवरेज रेवेन्यू जो जीएसटी रेट है वो 11.6% है। ये आरबीआई की रिपोर्ट में बता रहा हूँ। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन भी 16.61 लाख करोड़ हुआ है। और यह ग्रोथ है पिछले साल के हिसाब से 17.5% से ऊपर का डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है। इसमें कॉरपोरेट और पर्सनल टैक्स है। और यह तब है जब हम लोगों ने कॉरपोरेट टैक्स पिछले वर्षों में कंटिन्यूअसली कॉरपोरेट टैक्स को कम किया है, और वह मात्र 25-25.5% के करीब कॉरपोरेट टैक्स है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में तो मात्र 15% का टैक्स है। अब तो कोऑपरेटिव सेक्टर में भी मात्र 15% का टैक्सेशन कर दिया है। और पर्सनल इनकम टैक्स में भी एग्जम्पशन लिमिट बढ़ाई है। कॉरपोरेट टैक्स कम किया, रेट पर्सनल इनकम टैक्स में एग्जम्पशन रेट बढ़ाई। जीएसटी के अंतर्गत जो जीएसटी की रेट है उसको 25-25.5 से के लगभग से कम करके 11.6% की तरफ लाए, तब भी जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ रहा है। ये अपने आप में दर्शाता है कि इकोनॉमी में रेजिलियंस है, ग्रोथ है, फास्ट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है। और परचेज मैनेजर इंडेक्स जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो रिपोर्ट आई थी पिछले सप्ताह, उसमें भी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में ग्रोथ दिखाता है। आईआईपी फिगर आज सवेरे आप लोगों ने देखी होगी, यह भी अप्रैल महीने में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पिछले साल जो था अप्रैल में वह मार्च में इसी साल के तो 1.1% था, वो बढ़ के 4.2% है। आईआईपी फिगर बढ़ गया है, परचेज मैनेजर इंडेक्स बढ़ गया है। और इसके साथ बहुत सारे फिगर्स हैं, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको जो प्रेस रिलीज है उसमें आ जाएंगे। बट ये एक नरेशन, एक जो परसेप्शन है ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर, मैं ज़रूर उस पर बोलना चाहूँगा। फिनटेक एडॉप्शन रेट में इंडिया फर्स्ट रैंक में है। थर्ड लार्जेस्ट इकोसिस्टम, स्टार्टअप इकोसिस्टम भारत में 115 यूनिकॉर्न्स है। एफडीआई 84.8 बिलियन $US के तरफ बढ़ गया है। एक्सपोर्ट फिगर्स ग्लोबल रिसेशन के बाद भी 770 बिलियन $US इस साल का 22-23 का रहा है। टॉप मैन्युफैक्चरिंग मोबाइल में भारत हो गया है। और यह जो उसके बाद ये सारी इकोनॉमी ग्रोथ आ रही है, जब प्रेडिक्शंस कई लोग कर रहे थे कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट विल फॉल डाउन।
A more important point that I want to tell is 2024 में जब हमारी सरकार आई थी तो 2-3 प्रॉब्लम महत्वपूर्ण थे। एक तो बैंकिंग सेक्टर में एनपीए बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे थे और बैड लोन्स थे। कॉरपोरेट सेक्टर में ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम्स आप लोगों ने सुना होगा। बैलेंस शीट्स में ओवर लीवरेज थे, डेट और इक्विटी का बहुत ओवर लीवरेज कॉरपोरेट सेक्टर था। इन 8-9 साल में सरकार ने बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स को, चाहे एनपीए के रिजोल्यूशन के प्रोसेस को लेके, आईबीसी को लेके, बैंकों को कैपिटलाइज करके, ये दोनों महत्वपूर्ण कारण जो बैंकिंग सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करने का इशू है, कैपिटलाइज करने का इशू है, उनके एनपीए को रिजॉल्व करने का जो काम है, और साथ में कॉरपोरेट सेक्टर्स की बैलेंस शीट्स को डीलीवरेज किया। अगर कॉरपोरेट सेक्टर्स की डेट इक्विटी रेशो बहुत हाई हो गई थी तो उसके कारण वो न्यू इन्वेस्टमेंट नहीं ले सकते। इन दोनों इश्यूज को सरकार ने पॉलिसी रिफॉर्म्स, कंसंट्रेटेड एफर्ट और विजनरी एफर्ट्स के साथ आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इन दोनों चीज़ों को आज हम देखते हैं तो हमारे बैंक्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और यह आप देखिए, आज अगर यूएस वगैरह की अगर आप इकोनॉमी में देखेंगे या यूरोप में, एक के बाद एक उनके बैंक्स फेल हो रहे हैं। उनके इंस्टीट्यूशंस इस वक्त इकोनॉमी में बैंकिंग सेक्टर को कंट्रोल करने या उनके इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में अनसक्सेसफुल हो रहे हैं। और इंडिया ने 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में इतनी डिफ़िकल्ट सिचुएशन से हमारे बैंकिंग सेक्टर को निकाला, यह एक महत्वपूर्ण बात है। और यह ऐसा नहीं है, दिस ऑल थिंग्स जो हैं, ये जो सारे काम हैं, ये विजनरी अप्रोच के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट के साथ और मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट। किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है, 3 मेजर मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं जो उसकी अर्थव्यवस्था को ड्राइव करते हैं। एक इन्फ्लेशन, महंगाई की दर, दूसरा रिसेशन और तीसरा फिस्कल डेफिसिट। इन तीनों मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स को आप देखेंगे तो भारत में इन्फ्लेशन अंडर कंट्रोल है, मैंने फिगर बताया। भारत आउटलायर है, इकोनॉमिक रिसेशन से बाहर निकला हुआ है। और फिस्कल डेफिसिट जो कि बजटरी घाटा है, उसके अंदर भी एक प्रॉपर रोड मैप इस बजट में भी सरकार ने डिक्लेयर किया। वित्त मंत्री जी ने बताया कि आने वाले समय में जो एक समय में जो बजटरी घाटा 6.9% जो हो गया था जीडीपी का, वह घट के आने वाले समय में इट विल बी बिलो 5% तो ऑफ द जीडीपी। और ये इसको काउंट अगर हम देखेंगे, हमारे जो नेबरिंग 2-3 इकोनॉमी है, पोस्ट कोविड में जिस तरह से उन इकोनॉमी में अगर हम कंपेयर करें इंडिया को, तो श्रीलंका हैज़ ऑलरेडी डिफॉल्टेड इन इट्स सॉवरेन डेट। बांग्लादेश आईएमएफ के पास हेल्प के लिए जा रहा है। पाकिस्तान इज ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। या मैं लार्ज इकोनॉमीज, मेजर इकोनॉमीज के बारे में बता रहा हूँ कि यूएस is under inflation of more than 40 years. It is facing that recession. European countries, Germany, France. सीधा प्रसारण आप देख रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का। गोपाल कृष्ण अग्रवाल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और ख़ास तौर पर जो आर्थिक उपलब्धियां हैं, महंगाई दर को लेकर, विकास दर को लेकर, जीएसटी कलेक्शन को लेकर, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे। वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा पश्चिम बंगाल में हो रहे पंचायत चुनाव पर उठ रहे सवालों पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। हर बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पिछले से भी बड़ा होते गया है और अब ये दुनिया में योग ने अपना जगह बनाने में सफलता प्राप्त की है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी 21 जून को शामिल हो जाइए
और दुनिया का ये जो युग उत्सव को बड़े आकार में उसको सजाइए और अपने बस्ती में हो, गली में हो, हर घर के आंगन में आप योग अभ्यास में जुड़ जाइए। योग सारे दुनिया को जोड़ते हैं, सारे भेदभाव को मिटाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने ये साबित किया है कि ये दुनिया को जोड़ सकते हैं और ये भी साबित किया है कि योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। और आज की खास चर्चा हम करने वाले हैं कि पश्चिम बंगाल में जो पंचायत चुनाव हो रहे हैं उसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। दरअसल वहां पर हिंसा की खबरें लगातार आ रही हैं। पश्चिम बंगाल में चुनाव की घोषणा के साथ ही धमाके का सिलसिला भी शुरू। साउथ 24 परगना में आज भी बमों के धमाके के बीच नामांकन करने पहुंचे प्रत्याशी। प्रत्यक्षदर्शी 100 से ज्यादा बम प्रतिद्वंद्वी गुट पर फेंके जाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि निष्पक्ष चुनाव का दावा तो लगता है धुआं बन गया है। पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को चुनाव होना है, 15 जून तक नॉमिनेशन होना है। जाहिर है कि सिर्फ 5 दिन नामांकन के लिए तय करने से उम्मीदवारों का संघर्ष भी बढ़ गया है। आज राज्य चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। खौफ के इस माहौल में फ्री एंड फेयर चुनाव का दावा कितना सही है, विपक्ष की पार्टियां इसी सवाल को लेकर मुखर हैं। मुर्शिदाबाद में कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की हत्या के बाद पार्टी के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी पर हिंसा उकसाने का आरोप लगाया। कांग्रेस इसे बुलेट तंत्र का नाम दे रही है। बीजेपी राज्य चुनाव आयोग की बैठक पर सवाल उठाते हुए कह रही है कि यह बैठक पहले होनी चाहिए थी और तारीखों को लेकर सभी पार्टियों से राय मांगी जानी चाहिए थी, जो नहीं ली गई। 75,000 पदों के लिए चुनाव होने हैं और 5 दिन में नामांकन। एक फेज में ही चुनाव के फैसले पर भी विपक्षी दल सवाल उठा चुके हैं और इससे संबंधित याचिका पर फैसला उच्च न्यायालय में भी सुरक्षित है। कांग्रेस और बीजेपी ने नामांकन के लिए इसमें याचिका में और अधिक समय दिए जाने की मांग की है। लगातार 3 बार विधानसभा चुनाव जीत चुकी टीएमसी के लिए पंचायत पर कब्जा करना प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है, तो वाम दलों के लिए भी ये अस्तित्व से जुड़ा हुआ मसला है। कांग्रेस, सीपीएम और बीजेपी ने चुनाव के तरीके पर भी सवाल उठाए हैं। विपक्ष केंद्रीय फोर्स की डिप्लॉयमेंट हर बूथ पर चाहता है, लेकिन 70,000 बूथों पर स्थानीय पुलिस के भरोसे कराए जा रहे चुनाव को विपक्षी पार्टियां टीएमसी के लिए फेवर मान रही हैं कि इससे टीएमसी को फायदा होगा। रक्त रंजित चुनाव का इतिहास है पश्चिम बंगाल का, बहुत पुराना इतिहास, लेकिन बदले दौर में ग्रामीण स्तर पर कब्जे को लेकर युद्ध की स्थिति बनी हुई है। तो ऐसे में बारूद की ढेर पर बैठा पश्चिम बंगाल का ग्रामीण समाज सियासत के कारण एक दूसरे की जान लेने तक को उतारू दिखाई पड़ रहा है एक बार फिर से। और लोकतंत्र की दुहाई देने वाली कांग्रेस के बड़े नेता टीएमसी के हिंसक झड़प पर चुप्पी साधे बैठे हैं और आज भी टीएमसी से गठबंधन की उम्मीद लगा रहे हैं। तो हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी जुड़ चुके हैं और साथ में हमारे 2 मेहमान भी जुड़ चुके हैं। केया घोष हैं भाजपा की प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत केया जी। और साथ में स्वयं प्रकाश पुरोहित जी हैं टीएमसी की तरफ से, टीएमसी के प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत स्वयं जी आपका भी। और मैं शुरुआत करता हूं विनोद जी से। विनोद जी, जिस तरह से कि शुरू से ही ये सवाल उठ रहा है कि देखिए जो इतिहास रहा है पश्चिम बंगाल में चुनाव का और खासतौर पर पंचायत के चुनाव का, हिंसा का इतिहास रहा है, ऐसे में एक चरण में चुनाव पर जो है, चुनाव के फैसले पर पहले से ही सवाल उठ रहे हैं। हाईकोर्ट में ये मामला भी है। क्या ये जितनी घटनाएं घट रही हैं, बम धमाकों के बीच नामांकन हो रहा है, ये उन सवालों को जायज ठहरा रहे हैं जो सवाल विपक्षी दलों ने उठाए हैं? लाचन, जैसा कि आप पढ़ रहे थे अपनी रिपोर्ट में, आपने कहा कि रक्त रंजित चुनाव जो है वो बंगाल का एक इतिहास रहा है। और इतिहास के पीछे ये देखिए कि सबसे बड़ी कारण, जो बड़ा कारण आप इसमें देखेंगे तो वो बंगाल का वो लोकसभा के चुनाव का जो 2024 है, उसके पीछे भी, उसको भी आप आगे सामने रख सकते हैं। जी जी।
अक्सर में मकसद क्या होता है किसी पॉलिटिकल पार्टीज का, चाहे वो सीपीएम सत्ता में हो या आज अगर टीएमसी हो, तो जो कैडर का सिर्फ ट्रांसफर हुआ है, जो लोग पहले टीएमसी के लिए ये बम धमाके करते थे वो सिर्फ आज ट्रांसफर होके वो सारे टीएमसी के हो गए, झंडा उन्होंने उठा लिया है, बाकी सारे कुछ वही है। एक्चुअली होता क्या है कि बंगाल में आप देखिए कि 85 से लगभग 80-85% जो वोटर्स हैं वहाँ ग्रामीण वोटर्स हैं, और ग्रामीण वोटर्स का होने का मतलब है कि ये पंचायत का चुनाव जो है उनके एक पावर का सबसे बड़ा सेंटर होता है जी। अगर आप ये इस बात को देखें कि पंचायत के चुनाव का लोकसभा से आप पूछेंगे कि लोकसभा से इसका क्या कनेक्शन है, तो सीधे सीधे बात ये है कि जिस पंचायत का ये आने वाले टाइम में इस बार का ये पंचायत चुनाव जो है वो ममता बनर्जी सरकार के लिए एक लिटमस टेस्ट है। लिटमस टेस्ट मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो इसलिए कि ये सारे करप्शन के चार्जेज और बंगाल में जो मिसमैनेजमेंट एंड लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आपने देखा है, बम की फैक्ट्री और बमों का जिस तरह से धमाके आपने देखा है, तो वो आज की तारीख में वहां टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। हर लोगों की चर्चा जुबान पे वो लाल पीले नोटों का, गुलाबी नोटों का जो बड़ा भंडार आपने देखा पार्थो चटर्जी और बाकी लोगों के ईडी और सीबीआई की कार्रवाई में। अभी 40 आप ये देखिए कि अभी जो हाईकोर्ट के माननीय हाईकोर्ट के डिसीजन के बाद इतने हजार शिक्षकों की नौकरी चली गई है, कैश फॉर जॉब जो है उसके सारे घोटाले हैं। तो ये सारे घोटाले के बीच में ये पंचायती राज चुनाव, ये पंचायती राज का 3 ईयर का जो चुनाव है वो सामने है। तो जाहिर सी बात है ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए ये एग्जिस्टेंस का सवाल है कि जो पिछले 2018 में उनका 90% से ज्यादा पंचायत पे कब्जा रहा था, अगर इस बार ये दरकता है, अगर पॉलिटिकल पार्टी में बीजेपी के साथ में कांग्रेस और सीपीएम एक मजबूती के साथ वहां पंचायत में अपनी भूमिका बनाते हुए देखते हैं, तो ये डेफिनेटली बात है कि जो 2018-19 में ममता बनर्जी और टीएमसी 22 सीट जीतने में कामयाब हो गई थी, वो सिमट के उनके 5-10 आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए पूरी पार्टी ने अपने सारे मशीनरी के साथ में इतना बड़ा रिस्क लिया है, और ये खून खराबा और बम धमाके जो आप देख रहे हैं ये इसी के कारण हो रहा है। लालचंद जी, मैं लौटता हूं आपके पास और केया जी के पास भी चलूंगा, स्वयं प्रकाश पुरोहित जी के पास भी चलूंगा, लेकिन पहले एक अपडेट जरा प्रसेनजीत दा से। प्रसेनजीत दा, आज भी 24 परगना में बम धमाके की खबर है और हम लगातार ये दिखाते रहे कि कैसे कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की हत्या भी कर दी गई और आज भी बम धमाके हो रहे हैं, क्या अपडेट है उसके बारे में? कितने चली और बम कितना फेंका गया, इसकी गिनती पिछले शुक्रवार से हम करते आ रहे हैं। और बंगाल की जो बंगाल अपना जो ट्रेडिशन है उससे बाहर नहीं, ऊपर नहीं चल पाए, और ये चलेगा, अभी आज भी चलेगा, काल भी चलेगा, परसों भी चलेगा। यहाँ पे एक कहानी मैं आपको बता दूं लालचंद, कि अभी तक तृणमूल कांग्रेस ने आज चौथा दिन होने के बावजूद भी तृणमूल कांग्रेस ने अपना नामांकन नहीं भरा है पूरे प्रदेश में। अच्छा, अब सवाल उठना चाहिए एक पत्रकार होने के नाते कि क्यों नहीं भर रहे? शुक्रवार, शनिवार, सोमवार, मंगलवार हो गया है, तो क्यों नहीं भरा? तो कहानी यह है कि इन लोगों के पास खबर यह है, ये मेरी इंफॉर्मेशन मैं डीडी न्यूज के दर्शकों को बता रहा हूं जरूर, कि जिन खेमे को इस बार पंचायत में नॉमिनेशन दिया जाएगा, दूसरे खेमे बंगाल में एक वॉर छेड़ने की स्थिति में है, अच्छा, युद्ध छेड़ने की स्थिति में है, और इससे डरी हुई है तृणमूल कांग्रेस, इससे डरा हुआ है अभिषेक बैनर्जी। इसीलिए 14 और 15 आखिरी 2 दिन में ये किसी तरह से नॉमिनेशन देके इस लड़ाई से मुक्ति पाना चाहते हैं, जैसे कि जो जिनको नहीं मिला वो कोई दूसरा नॉमिनेशन या निर्दलीय नॉमिनेशन कर ना पाए। इसीलिए अभी तक तृणमूल कांग्रेस का कोई हुआ नहीं। फिर भी जगह जगह पर तृणमूल कांग्रेस ने विरोधी, मैं सिर्फ बीजेपी को नहीं, बीजेपी तो सबसे ज्यादा है, लेकिन बाकी छोटे छोटे दल को भी इस तरह से गोली और बमबारी से धमकाने की काम कर रहा है। लालचंद, ठीक, मैं आता हूं आपके पास और मैं स्वयं प्रकाश पुरोहित जी के पास चलूंगा, क्योंकि सारे सवालों को जवाब तो उन्हीं को देने हैं, सत्ता में वो हैं। लेकिन केया जी से पहले एक सवाल ले लेता हूं, केया जी से एक सवाल ले लेता हूं, फिर आपके पास आता हूं। केया जी, एक चरण में चुनाव हो रहा है, तो आपकी क्या यही आपका ऑब्जेक्शन है या पंचायत चुनाव से आपके कुछ और भी ऑब्जेक्शन है? केया जी, देखिए, वो एक हिंदी में एक मुहावरा है ना, जो दूध जिसका जल गया वो फूक फूक के पीता है। ये 2018 में हमारी जो अभिज्ञता है, हमारी जो एक्सपीरियंस है, उसके हम लोग इसके पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि
3 से 8 जब वामपंथियों के जमाने में भी पंचायत हुआ करता था, लेकिन उतना पीछे नहीं चलेंगे। 2018 का रिपीट टेलीकास्ट आज हम लोग देख रहे हैं। आज भी जैसे प्रसन्नजीत जी ने बताया, विनोद मिश्रा जी ने बताया, आज भी बंगाल की कई जगह में ऐसे बम मिल रहे हैं। हमारे जो कार्यकर्ता है उनको मार पीट कर उनको नामांकन नहीं किया देने जा रहे हैं। अच्छा, अब ये टीएमसी वाले बोलेंगे क्या? प्रसन्नजीत जी ने भी कहा कि हमारे नंबर आंकड़े सबसे ज्यादा है। हम आपको एकदम दावे के साथ बोल सकते हैं कि आज जो आंकड़ा है भारतीय जनता पार्टी का, कल शाम तक जो आंकड़ा था, हमारे करीब 30,000 नॉमिनेशंस जमा हुए हैं, वो एटलीस्ट 3% ज्यादा हो सकता। अगर ये टीएमसी के गुंडे जो है अगर गुंडागर्दी नहीं करते, हमारे जो कैंडिडेट्स है उनको डरा के फिटकार के अगर घर वापस नहीं कर देते, तो ये 60,000 से भी ज्यादा हो सकते थे। और ये जो पंचायत चुनाव आप बोल रहे हैं लालचंद जी, ये तो मौकरी है। इट्स एब्सोल्युटली अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। एक तो कोई ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई गई। आज हम इतने प्रोटेस्ट करने के बाद, इलेक्शन का दिन डिक्लेयर करने के बाद बुलाया गया। ठीक है। और एक चीज मैं आपके जरिए डीडी न्यूज के सारे दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि ये तो 75,000 जो जगह में जो पोस्टिंग है, बूथ्स है, यहाँ पर इतने पुलिस ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पुलिस है 35 से 40,000। तो बाकी पुलिस कहाँ से आएगी? ठीक है, मैं ये सारे सवाल पूछूंगा। मैं ये सारे सवाल स्वयं प्रकाश जी से करवाना चाहिए। हाँ, मैं ये सारे सवाल स्वयं प्रकाश जी से पूछूंगा। एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद लौट करके सारे सवालों का जवाब स्वयं प्रकाश जी देंगे। वक्त है एक ब्रेक का। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है ब्रेक के बाद। हम इस वक्त में चर्चा कर रहे हैं खासतौर पर पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव पर उठ रहे सवालों को लेकर। हमारे साथ हमारे सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित जी, सीधे अब आपका रुख करता हूं। दो सवालों का जवाब दीजिएगा। एक तो सबसे पहले जो हमारे संवाददाता ने सवाल उठाया कि टीएमसी के लोग नामांकन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या डर है, बगावत का डर है क्या? और दूसरी बात ये कि केया जी कह रही हैं कि कैसे होगा एक चरण में चुनाव जब इतने इतने बूथ हैं और सेंट्रल फोर्सेस की नियुक्ति हो नहीं पाएगी। पहले उसका जवाब दीजिए कि टीएमसी के लोग अभी तक इतने दिनों में नामांकन क्यों नहीं कर रहे हैं? सुनिए, नहीं, नामांकन ऐसा नहीं है, आपको पता होना चाहिए जी। हमारे युवा नेता अभिषेक बनर्जी पूरे बंगाल में अभी मतलब एक संयोग यात्रा कर रहे हैं। करीबन 40 दिन हो गए आज उसके जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? हाँ, बिल्कुल 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 आपकी आवाज आ रही है। तो आज उन्होंने एक नया मॉड्यूल देश के सामने रखा है। उन्होंने पंचायत गांव गांव में जाकर के कि कौन कैंडिडेट होगा, वो गांव में एक बक्सा रख दिया गया है। लोकतांत्रिक तरीका किसको बोलता है कि इस डब्बे के अंदर में इस गांव से 5 आदमी है और जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो उम्मीदवार होगा। ये हमारा अंदरूनी एक सर्वे है और उसी हिसाब से उसी के ऊपर में आधार होकर के हमारे कैंडिडेट होंगे। देखिए, हास्यास्पद लग रहा है कि एक तरफ तो ये लोग हल्ला कर रहे हैं, एक तरफ हल्ला कर रहे हैं कि हमारे मतलब नॉमिनेशन, और सबसे ज्यादा नॉमिनेशन विपक्षी पार्टियों के हो चुके हैं अभी तक पश्चिम बंगाल में। तो ये दोहरी बात क्यों कर रहे हैं? दोहरी बात तो नहीं होनी चाहिए। आपके नॉमिनेशन हो रहे हैं, 1 किलोमीटर तक 144 धारा लगी हुई है और ये राज्य का, लेकिन बम भी चल रहे हैं, अधिकार के तहत बंदूकें भी निकल रही हैं, बम भी चल रहे हैं, ये भी तो खबर आ रही है। बंदूक आपको नहीं, देखिए आपको बता देते हैं
4 पार्टियां, 5 बहुत सी पार्टियां, कुछ निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं। मुख्य पार्टियां जो है उसके अंदर में तृणमूल कांग्रेस एक तरफ है, दूसरी तरफ में राम मतलब भारतीय जनता पार्टी जो राम के नाम पे वोट मांगती है, वाम जो वामपंथी है, और कांग्रेस, और उनके साथ में उनका एक और छोटा भाई आया ISF, जो अभी भागवत के अंदर में बमबाजी कर रहा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये जो कर रहे हैं इनके लोग कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस के एक नेता के पास में, अच्छा, आपका आरोप है कि इनके लोग कर रहे हैं। पुलिस ने पुलिस ने कमर में हाथ डाल के उसको डाल दिया जेल के अंदर में। ठीक है, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता कैसे मारे गए? हमारी नेत्री, सुनिए एक मिनट मेरे को बोलने का समय दीजिए। हमारी नेत्री ने स्पष्ट कर दिया है, किसी को भी अगर नामांकन भरने में दिक्कत हो रही है, कहीं भी कोई समस्या है, कानून अपना काम करेगा। एक टेलीफोन नंबर दिया गया है, सौरी मुख्यमंत्री, डायरेक्ट आप मुख्यमंत्री को अभी आप अपने चैनल से फोन मिलाइए, 91370 कहीं कोई दिक्कत है आपकी तुरंत सुनवाई होगी। ठीक है। और सरकार क्या करेगी? सरकार का काम है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी बोली है वो एक में, जिस समय 2021 में कोरोना काल चल रहा था, आज पूरे देश के अंदर में एक दिन में चुनाव करवा दिए, और पश्चिम बंगाल के अंदर में 8 फेज में चुनाव करवाए गए। ये इनका दोहरा मापदंड है, इनको लड़ना है, यहाँ पे लड़ाई झगड़े करने हैं, क्योंकि इनके पास आदमी नहीं है, इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, बूथ में बैठने के लोग नहीं है। अच्छा, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि एक चरण में चुनाव कराना सही है। मैं लौटता हूं आपके पास विनोद जी, लौटता हूं आपके पास। विनोद जी, ये बताइए कि हमने पिछली बार भी देखा था कि विपक्ष के बहुत सारे लोग तो नामांकन तब कर पाए थे जब हाईकोर्ट ने उसमें हस्तक्षेप किया था, और दूसरी बात ये कि हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद भी बहुत बड़ी संख्या में तृणमूल कांग्रेस के लोग बिना विरोध, निर्विरोध चुने गए थे। इस बार भी इस तरह की आशंका है क्या विनोद जी? यही बात रही, एक हाईकोर्ट का आपने सवाल उठाया है, तो प्रसेनजीत दा अपडेट देंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आज भी अगर हाईकोर्ट अगर दखल इसमें ना होता, जो कल आप देखें कि एक याचिका लेके जो शुभेंदु अधिकारी और अधीर रंजन चौधरी, ये भी देखिए कि अपने आप में ये कमाल की चीज़ है कि कांग्रेस और बीजेपी के दोनों लोग वहां पे हाईकोर्ट में ये याचिका लेके गए हैं कि वहां पे इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो इन लोगों को कोई सहूलियत नहीं दी गई है। नॉमिनेशन का टाइम जो है 5 दिन में और वीकेंड के साथ में, ठीक है, तो 5 दिन में इनको नॉमिनेशन करने की जो इनके पास एक बड़ा चैलेंज था अपोजिशन के लीडर के साथ में। और जो बीजेपी की मांग थी कि वहां पे पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ में डिप्लॉयमेंट हो, क्योंकि राज्य सरकार के पास में ना उतनी पुलिस बल है और ना उनकी मंशा सही है, जो सवाल उठाते हुए हाईकोर्ट गए थे। तो हाईकोर्ट में कल सुनवाई के बाद वो फैसला रिजर्व रखा है, कुछ देर में उसका फैसला आएगा, प्रसेनजीत दा बताएंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट ये है कि जो बात अभी हम सुन रहे थे टीएमसी के प्रवक्ता से, मैं उन्हीं की बात कह रहा हूं कि देखिए ये कितनी विडंबना है इस देश में। और जिस बात को विपक्षी एकता की बात आप कहते हैं, उस विपक्षी एकता में आप देखिए कि वही 23 जून को यही विपक्षी एकता में टीएमसी, ममता बनर्जी स्वयं और कांग्रेस के जो आला कमान है राहुल गांधी और दोनों साथ साथ होंगे पटना के उस विपक्षी एकता में। लेकिन आप उधर बंगाल चले जाइए तो वहां कार्यकर्ताओं में जो एग्जिस्टेंस की लड़ाई है, उस लड़ाई में देखिए कि कैसे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी के साथ मिलके कम से कम ये मुकाबला करने के लिए वहां सांस लेने की हालत में है। कई जगह पे वामपंथी के कार्यकर्ता, तो ये हालात को अगर आप झुठलाते हुए एक सो कॉल्ड विपक्षी एकता की बात करते हैं, तो क्या इसकी जमीन पे हकीकत आपको कभी देखने को मिलेगी? ये एग्जिस्टेंस का सवाल को कांग्रेस नकारती रही है। लेकिन अधीर रंजन चौधरी को पता है कि अगर मुर्शिदाबाद में अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे जाते हैं तो वो कभी भी कांग्रेस के कैंडिडेट के रूप में वो जीत नहीं पाएंगे। तो ये जो कसमकस है टीएमसी का, जो हम लोग चर्चा कर रहे थे, उनके साथ में सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर उनको एक ममता बनर्जी का जो एक टॉल एक स्टेचर बनाया जाता है कि नेशनल लीडर की तरफ, प्राइम मिनिस्टर मटेरियल की तरफ, तो उन सारे चीजों में अगर ममता बनर्जी की टीएमसी अगर इस बार के पंचायत इलेक्शन में उतना स्कोर नहीं कर पाती है, तो राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा छीनने के साथ साथ आप स्टेट में भी उनका क्या पोजीशन रहेगा, इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। तो ये लड़ाई सीधे सीधे एग्जिस्टेंस की है, जो टीएमसी के लोग इस तरह से गोला बारूद की आप जो धुआं देख रहे हैं, वो इसीलिए दिखाई दे रहा है, धुआं हो रहा है। ठीक है, मैं इस चर्चा को और आगे बढ़ाऊंगा केया जी के साथ भी और स्वयं प्रकाश जी के साथ भी, लेकिन जरा हाईकोर्ट का और चुनाव आयोग की जो बैठक आज सर्वदलीय बैठक होने वाली है, इस पर प्रसेनजीत दा से अपडेट ले लेता हूं। प्रसेनजीत दा, चुनाव आयोग की सर्वदलीय बैठक होनी थी आज, और साथ में हाईकोर्ट की तरफ से क्या अपडेट है?
नहीं, देखिए हाईकोर्ट कल एक जो मशवरा दे के रखे हैं चुनाव आयोग को कि आप 3 बजे की जगह पे 5 बजे तक ये नामांकन लेने के काम करें और ये जो 15 तारीख ये खत्म होने वाला था इसको अगर एक्सटेंड कर सके तो ये अच्छा है। लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से इस बारे में हमारे पास कोई खबर अभी तक नहीं पहुंचे। इसमें एक बात मैं फिर बता दूं, आप उसके बाद उनके पास जाएंगे कि ये शायद अगर मैं ज्यादा भूल नहीं कर रहा हूं, इसमें प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं कि जो नामांकन देने की जो तारीख है वो 15 से 16 नहीं होगा, क्योंकि 14, जैसे मैंने पहली बार बताया, 14-15 तृणमूल देने वाले हैं और तृणमूल का बागी वो दे नहीं पाए, इसीलिए 16 तारीख को शायद चुनाव आयोग, ये आरोप इस तरह से लगाना ठीक नहीं है कि, लेकिन ये राजनीतिक अटकलें है कि 16 तारीख को शायद वो बढ़ाएंगे नहीं, क्योंकि तब हो जाएगा कि जो बागी है वो भी अपना नामांकन देने में कामयाब हो जाएंगे। तो हम देखते हैं, इंतजार करें और बाकी राजनीति के लोग हैं वो बता पाएंगे इसमें क्या कहां तक है। ठीक है, ठीक है। यानी कि लगता है स्वयं प्रकाश जी के पास दोहरी चुनौती है, एक तो टीएमसी के बागियों को नामांकन से रोकना और दूसरा केया जी की पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को, वामपंथी पार्टियों के कैंडिडेट को भी रोकना। आता हूं स्वयं जी आपके पास केया जी का सवाल लेके, फिर सारे सवालों का जवाब। केया जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? देखिए, आप जो कश्मकश की बात बोल रहे थे या विनोद मिश्रा जी जो बात बोल रहे थे, ये बहुत सही है। हाँ। एक तो कश्मकश ये है कि टीएमसी की तरफ से कि उनके कौन से एक कैंडिडेट के जगह में 4 कैंडिडेट बागी खड़े हो जाएंगे, उनको कैसे निपटे। और हाँ। दूसरी बात ये है, देखिए कश्मकश अजीब है, पश्चिम बंगाल में अधीर रंजन चौधरी का लगता है एक अलग ही कांग्रेस चलता है। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल में कांग्रेस की जो कार्यकर्ता मारे गए हैं, आप नेशनल में एआईसीसी से ना तो नेशनल कांग्रेस, ना तो राहुल गांधी जी कोई एक ट्वीट, कोई एक संवेदना की बात जी, ये बड़ा सवाल है। दिमाग में ये है कि किसी तृणमूल के साथ बैठना है पटना में, 30 तारीख पटना में। हाँ। तो ये कश्मकश, ये अजीब चलता है पश्चिम बंगाल में। हाँ, भारतीय जनता पार्टी इनके लिए सिर्फ एक, मैं बोलना चाहूंगी, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग एक शेर काफी है, बाकी गीदड़ बोले या कुछ भी अच्छा, बोले, ठीक है। लेकिन 23 जून को पटना में बैठक होगी। अब मैं आता हूं स्वयं जी के पास। स्वयं जी, जैसा मैंने जिक्र किया, दोहरी चुनौती है, एक तो अपने बागियों को भी नामांकन से रोकना और दूसरा विपक्षी पार्टियों के उम्मीदवारों को भी नामांकन से रोकना, इसीलिए जो है 15 जून तक का समय रखा गया है। ऐसे सवाल उठ रहे हैं, मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं। हाँ, नहीं, सवाल उठेंगे, लोकतंत्र है, सवाल उठने चाहिए। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि आप अभिषेक बनर्जी, प्रसन्नजीत जी देख रहे होंगे ग्राउंड लेवल में, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि पार्टी की तरफ से जो भी कैंडिडेट फाइनल होगा वही कैंडिडेट चुनाव लड़ेगा। जिसको बागी लड़ना, इंडिपेंडेंट बहुत लोग लड़ रहे हैं, बहुत लोग हैं, तो उनके लिए पार्टी में जगह नहीं है, ये स्पष्ट है। ये स्पष्ट है, हमारे नेता ने कह दिया है कि वैसे लोगों के लिए पार्टी में जगह नहीं है। अब ये बात कर रहे हैं मारकाट की, आपको पता होना चाहिए ऐसी भी पंचायत चुनाव है जहां तृणमूल के कार्यकर्ता खड़े होकर के गुलाब फूल दे रहे हैं, उसके बारे में कोई चर्चा किसी टीवी चैनल में नहीं है। अच्छा। गुलाब का फूल दे रहे हैं, जो विपक्षी पार्टियां वहां जाती है तो उनके लोगों को कि आप नॉमिनेशन करिए। ऐसे भी जगह, जहां भी इस तरह का हो रहा है उसका स्वागत किया जाना चाहिए। जी। और दूसरा मैं बताता हूं, 1977 से लेकर बंगाल का इतिहास, रक्त रंजित जिसको बोला जाता है, वो इतिहास 2009 तक रहा। 55,708 कांग्रेस पार्टी और विपक्षी पार्टी के नेताओं की, मतलब कर्मियों की हत्या बोलूंगा मैं। लेकिन पिछले पंचायत चुनाव में भी बहुत हिंसा हुई थी, पिछले पंचायत चुनाव में, लोकसभा चुनाव में, फिर विधानसभा चुनाव, उसके बाद भी। आज मैं बोल रहा हूं, ये जो झगड़े हो रहे हैं बीजेपी वर्सेस बीजेपी, कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस, उनके नेता आपस में लड़ रहे हैं, वो भी तो लड़ते हैं। विधानसभा चुनाव के बाद तो बस्तियां उजड़ गई थी, लोगों को असम में शरण लेना पड़ा था, इतना हिंसा हुआ था। नहीं, वो जो बाहरी लोग आए थे, मेरी बात सुन लीजिए, जो कुछ लोग विधानसभा चुनाव के पहले, बहुत से लोग अदर स्टेट से बंगाल में आके धरना, मतलब बैठ गए थे 4 महीना 6 महीना पहले से, केंद्र सरकार के निर्देश पर। वो सब चले गए, उनके घर बार याद नहीं, वो गए हैं बाहर। जो हम लोग तो यही रहते हैं, जो यहाँ रहते हैं वो यही रहते हैं। कितने लोग आपको लिस्ट बताइए। ये सब देखिए, ये सब बंगाल को देखिए, 2021 का जब से चुनाव हुआ विधानसभा, तब से विनोद जी आपके पास खराब करने का पूरे देश की एकमात्र महिला नेत्री है ममता बनर्जी, उसको कैसे बदनाम किया जाए।
आज मैं पूछता हूं, ये बंगाल के उन्नयन की बात करती है केया घोष जी से। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि जो हमारा बकाया रुपया केंद्र सरकार के है, बंगाल के हित में, बंगाल के विकास के लिए रुपये की अगर हम बात करते हैं, जब हम मांगने जाते हैं तो आप लोग हमारे साथ क्यों नहीं जाते हैं? आप किस नीति आयोग की बैठक में आइएगा तब ना होगा वो। आप नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार कर देते हैं तो कैसे वो होगा? वहां पर बैठिए, वहां पैसा लीजिए। नहीं पता नीति आयोग की मीटिंग के अंदर में उसकी सुनवाई नहीं होती है। हाँ, गए नहीं है क्या? कभी नहीं गए हैं क्या? गए हैं। अच्छा ठीक है, जब जाते हैं सुनवाई नहीं जाते ठीक है। सबसे आखिरी में वेस्ट बंगाल आता है, आता हूं, सबसे नीचे में। ठीक है ठीक है ठीक है। अब वो तो अल्फाबेटिकली है ना, तो अल्फाबेटिकली तो सबसे नीचे ही आएगा ना डब्ल्यू। हम तो अप्लाई करें। ठीक है ठीक है। नहीं तो मौका देना चाहिए। अच्छा ठीक है, मौका देना चाहिए। ठीक, मैं केया जी के पास भी आऊंगा। चलते हैं। हाँ, केया जी के पास भी आऊंगा। विनोद जी आप बोलिए। विनोद जी आप कुछ कह रहे थे। मैं इसलिए जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि जो प्रकाश जी जो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे वो एकदम फेक और गलत नैरेटिव पेश कर रहे थे। हम लोगों ने दर्जनों बार स्टोरी की है, हमारे साथ प्रसन्न जी दादा होंगे जुड़े हुए, तो हाँ। बेहतर इस पे प्रकाश डाल सकते हैं कि जिस तरह से वहाँ अगर सीबीआई और ईडी का जो अभी छापा पड़ रहा है और जो जांच चल रही है, हाँ। खुद उनके कई प्राइम मिनिस्टर के जो फ्लैगशिप स्कीम है जिसकी हाँ। बात वो कर रहे हैं कि केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रहे हैं, ठीक है। अभी तक उन पैसों का उसका अभी कोई तक हिसाब तक वो दे नहीं पाए हैं। हाँ, बिल्कुल। तो वो जो है मनरेगा की बात ठीक, हो या प्राइम मिनिस्टर आवास योजना की बात हो, प्रसन्न जी दा हमारे साथ बैठे हैं। हाँ, हम लोगों ने कई सीरीज स्टोरी चलाई है कि कैसे टीएमसी के लोगों ने उससे सारी योजनाओं को फेल करा दिया था। आप उस स्कीम में जो हितधारक है, हाँ। उसमें जो कैंडिडेट जो रियल कैंडिडेट थे उसके बदले में आप कहीं से फेक कैंडिडेट को जोड़ के आपने पूरे आवास योजना को किस तरह से फेक किया था, इस पे जांच चल रही है। कम से कम केंद्रीय कम से कम 3 फ्लैग स्कीम है जिसपे सीबीआई की जांच अभी होने वाली है। आप अगर कलकत्ता की हाईकोर्ट ने अगर इसमें इंटरवेन नहीं किया होता तो आप सोच सकते हैं कि वहां की हालत किस तरह से लौटता हूं आपके पास। स्वयं प्रकाश जी, अगर आपके पास में कंटेंट नहीं है तो कम से कम आप फेक नैरेटिव ना दें, हम लोग इस स्टोरी को करते रहें और बंगाल को हम लोग देखते रहें। ठीक ठीक, बिल्कुल। केया जी जल्दी से कुछ आप कहना चाह रही थी? मैं बस यही बोलना चाह रही थी क्योंकि उनका आवाज जो स्वयं प्रकाश जी का आवाज स्पष्ट नहीं आ रहा था, तो मुझे जितना समझ में आया ये बोल रहे थे कि सीबीआई 8 के ईडी के छापे। अरे पहली बात ये है कि ये ऑनरेबल हाई कोर्ट की बिल्कुल उनकी निगरानी में ये सब हो रहा है जांच। बिल्कुल, ये सच बात। इसमें भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय एजेंसियों को लेकर हमेशा हाई कोर्ट ने डिमांड किया है। दूसरी बात ये है कि देखिए, चोर तो चोरी हो, चोर तो चोरी तो हुई है। इतने लोग 800 दिन से ऊपर हमारे यहाँ पर कैश पर जॉब जो आप शुरू में बोल रहे थे, आज भी प्रधानमंत्री ने ये मुद्दा उठाया है। आज भी प्रधानमंत्री ने मुद्दा उठाया है। ये प्रकट होके ऐसी बात बोल रहे बंगाल में आइए ना, ठीक मिलिए ना। स्वयं जी चलते चलते छोटा काउंटर कुछ कहना चाह रहे हैं आप जल्दी से? जी मैं इसे पूछना चाहता हूँ, सीबीआई ईडी की जो बात कर रहे हैं, हाईकोर्ट की बात कर रहे हैं, वहां पे शुभेंदु अधिकारी का भी नाम आता है, उनको ये अपने नेता बना लिया, नेता प्रतिपक्ष के। अच्छा चलिए ठीक है। इसी नोट पर मैं आज के इस बहस को खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसेनजीत दा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका स्वयं जी, और केया जी और विनोद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज भी प्रधानमंत्री ने यह मुद्दा उठाया है कि कैश फॉर जॉब वहां पर किस तरह से चलता है, कट मनी का कैसा कारोबार चलता है, और साथ ही जो अनुसूचित जाति आयोग है उसने तो बड़ी गड़बड़ी का खुलासा किया ही है। पश्चिम बंगाल में कई सवाल हैं, आगे भी इन सवालों पर चर्चा करते रहेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। I practice yoga every day. It has nurtured and enriched my life. संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। संग संग चलो बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। योग करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, सब आसानी से याद हो जाता है। योगा ही जीवन का एक आधार है। योग से बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। बढ़ते रहो, योग सभी करते रहो। मैं प्रतिदिन योग करता हूँ, इसने मेरा सामर्थ्य और आत्मविश्वास बढ़ाया है। आप भी योग अपनाएं, स्वस्थ, सानंद और ऊर्जावान रहें। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। वसुधैव कुटुंबकम्। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर।
राजनीति की चाल से दुनिया के हाल तक, खेल के मैदान से किसान के खलियान तक, दिन भर की हर छोटी बड़ी खबर को समेटे खबर के हर किरदार को दिखाते हैं हम। डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो, सटीक और भरोसेमंद खबरें, खबर ही नहीं खबर का विश्लेषण भी, नए तेवर, नए कलेवर, नई धार और नई रफ्तार के साथ देखिए न्यूज नाइट हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। हर बार का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पिछले से भी बड़ा होते गया है और अब ये दुनिया में योग ने अपना जगह बनाने में सफलता प्राप्त की है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप भी 21 जून को शामिल हो जाइए और दुनिया का ये जो योग उत्सव को बड़े आकार में उसको सजाइए और अपने बस्ती में हो, गली में हो, हर घर के आंगन में आप योग अभ्यास में जुड़ जाइए। योग सारे दुनिया को जोड़ते हैं, सारे भेदभाव को मिटाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ने ये साबित किया है कि ये दुनिया को जोड़ सकते हैं और ये भी साबित किया है कि योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है ब्रेक के बाद। देख रहे हैं आप इस वक्त और अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की एक शानदार पहल की। देश के विस्मृत आदिवासी समूहों का दल पहली बार राष्ट्रपति भवन पहुंचा तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, यह आपका भी घर है। यह बात उन्होंने राष्ट्रपति भवन के बारे में कही। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वागत करते हुए यह बात कही कि यह आपका भी घर है। जन संवाद से लेकर जन प्रतिनिधि से संवाद तक की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की यह शानदार पहल है और यह पहल है सभी को यह एहसास कराने का कि यह देश आपका भी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, आदिवासियों ने मातृभूमि और इसकी प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपदा की रक्षा के लिए बहुत सारे बलिदान दिए हैं। सतत विकास हासिल करने के लिए दूसरों को आदिवासियों से सीखना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह बात खास तौर पर कही। साथ ही राष्ट्रपति मुर्मू ने शिक्षा के अत्यधिक महत्व पर जोर देते हुए शिक्षा को प्राथमिकता देने के लिए इन समुदायों से आग्रह किया। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये जो देश भर से आए विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लोग थे, इनको संबोधित करते हुए कहा कि इस समुदाय का अस्तित्व प्राचीन काल से है। पीबीडीजे शब्द का प्रयोग तो केवल 50 वर्ष पूर्व शुरू किया गया था, लेकिन ये समुदाय प्राचीन काल से अस्तित्व में रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि आज के इस समारोह में भारत माता की सबसे पुरानी परंपराओं के लोग भारत के लोकतंत्र के इस प्रमुख परिसर में एकत्र हुए। मुझे बताया गया है कि केंद्र सरकारी जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रत्येक पीबीडीजे के लिए एक डेडिकेटेड नोडल ऑफिसर की तैनाती की गई है, जो उनके क्षेत्र में जाकर उनसे जुड़े विशेष मुद्दों को समझने और उनका समाधान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस खबर पर जुड़ेंगे हम अपने संवाददाता राजेश राज से, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। Yoga, in the ancient Indian language Sanskrit, means to conjoin. Conjoining our body with the mind and conjoining our soul with the universal spirit is yoga. In the 20th century, some of these antique but evergreen ideas were tested with the scientific tools to ascertain and demonstrate their veracity in a world that craved for empirical evidence. Indian yoga gurus demonstrated how the metabolic changes, the rate of heart or pulse, the electrical activities of heart and brain, the body temperature and the oxygen intake of the body could be so well regulated by asanas, pranayams and dhyan. This immediately led to a much greater acceptance of yoga as an alternative lifestyle. At the same time,
many learned men took this quintessential Indian practice to the world and firmly established it on the international arena. आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अर्जुन, 10th में you made us really proud. अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। समाज की बेड़ियां तोड़कर हासिल किए अनोखे मुकाम, उज्जवल भविष्य के स्वप्न के साथ उन्मुक्त गगन में भरी उड़ान, बाधाओं के बंधन काटकर साबित की अपनी पहचान। जो अपने बुलंद हौसलों से सामाजिक बेड़ियां तोड़कर लिख रही हैं वीरता की गाथाएं। मैं उन्मुक्त, मैं स्वच्छंद, मेरा ध्येय अनंत, मेरी दिशा अनंत। मिलिए इन प्रेरणादायक शख्सियतों से मेरे साथ कार्यक्रम तेजस्विनी में, सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की सुर्खियों से अलग खबरों की दुनिया और भी है। खबरें जो आपको दे नया नजरिया, खबरें जिसमें दिखे समाज की परछाई, ऐसी खबरें जो कहती हैं न्यू इंडिया की कहानी, खबरें जो है अनछुई, कुछ खट्टी कुछ मीठी, हम लाते हैं आपके लिए ढूंढकर। खबर हटकर सोमवार से शुक्रवार सिर्फ डीडी न्यूज पर। Common Yoga Protocol video in 22 Indian official languages are available on MDNIY YouTube channel. Director MDNIY. Common Yoga Protocol video in 22 Indian official languages are available on MDNIY YouTube channel. Director MDNIY. आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त, और राजेश राज हमारे संवाददाता इस खबर पर जुड़ चुके हैं जो हमने आपको ब्रेक पर जाने से पहले दिखाई थी। राजेश, सिर्फ 5 शब्द हैं, यह घर आपका भी है, और इन 5 शब्दों में बहुत कुछ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कह गई। देखिए, निश्चित तौर पर लालचंद्र, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के लिए जो राष्ट्रपति भवन का दरवाज़ा खोला, इसकी तारीफ ज़रूर की जानी चाहिए। और उन्होंने जो कहा कि ये घर आपका भी है, ये पहला मौका है संसदीय इतिहास की जब आदिवासी समुदाय से आने वाली महिला राष्ट्रपति भवन पर काबिज होती हैं और वो आदिवासी समुदाय के लोगों को राष्ट्रपति भवन में बुलाकर ये एहसास कराती हैं कि ये घर आपका घर है। इस वाकई आपने सही कहा कि इन 5 शब्दों में पूरा ब्रह्मांड समाहित है, पूरी जो कायनात है वो समाहित है, खास करके उन लोगों के लिए जिन लोगों ने कभी राष्ट्रपति भवन का दरवाज़ा नहीं देखा, जिन लोगों ने राष्ट्रपति भवन के आंगन को नहीं देखा, उनके लिए एक समारोह का आयोजन किया जाना निश्चित तौर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समाज के अंतिम तबके के लोगों को वहाँ बुलाकर जो सम्मान दिया, जो उनको सम्मानित किया, वह काबिल तारीफ है। और अंत्योदय, जो भारत सरकार का पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो सपना था अंत्योदय का, कि समाज के अंतिम पायदान पर जो खड़े हुए लोग हैं उनका विकास जब तक नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं होगा। उस अंत्योदय के सपने को हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति भवन में साकार करने की कोशिश जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की गई है। और देश का
वह तबका जो बिल्कुल सोसाइटी से कटा हुआ तबका था, सिर्फ जंगल जमीन की बात करता था, जंगलों में रहकर अपना जीवन गुजर बसर करता था। आज देश के सर्वोच्च पद पर द्रौपदी मुर्मू आसीन हैं और उन्होंने उन लोगों को यहाँ बुलाकर कहीं ना कहीं एक बहुत सम्मान देने का काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो हमारे संवाददाता राजेश राज थे और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। कल फिर इसी वक्त लेकर हाजिर होंगे हम इस वक्त, और इस बीच डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।